नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। वक्फ संशोधन बिल इस समय लोकसभा में पेश हो रहा है। इसको पेश किया अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने। उन्होंने कहा कि इस समय जैसा माहौल चल रहा है उसमें वक्फ कभी भी किसी भी बिल्डिंग को बोल देता है कि वह हमारी प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि वह इस पार्लियामेंट को भी बोल देते कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है। यह स्टेटमेंट देके उन्होंने इस बिल को यहाँ पर पेश किया। पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं और एक हेल्दी डेमोक्रेसी में यह तर्क होने भी चाहिए। और सुधार की गुंजाइश हमेशा हर चीज में होती है। और जिस बिल से अगर समाज में सुधार हो रहा है, खासकर उन सेगमेंट के लिए जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, अगर उनको मेन फ्रेम में आने का, मुख्य धारा में आने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे बिल को समर्थन मिलना चाहिए। अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो मुस्लिम समाज में कई सारे लोग इस संशोधन का समर्थन करते आपको दिखाई यहां पर दे जाएंगे। ऐसे ही एक और बिल पास हुआ था, ट्रिपल तलाक। उसको लेकर भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था कि इससे मुस्लिम समाज में काफी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जो पुरुष हैं उनको काफी प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन उस बिल के माध्यम से भी यही कोशिश थी कि समाज में समानता जो है वो स्थापित हो जाए। तो आज की वीडियो में इन दोनों बिलों पर चर्चा करेंगे और दो ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिससे भारतीय मुस्लिम समाज का कोई खास सरोकार नहीं था, लेकिन राजनीतिक रूप में उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि उससे भारतीय मुस्लिम समाज काफी परेशान होने वाला है, प्रभावित होने वाला है। चलिए करते हैं चर्चा आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल, इसको लेकर हम लोग वीडियो के सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ट्रिपल तलाक से। अगर आपको शाहबानो केस याद होगा जो कि 1985 के दौर में हुआ था, उस समय देश में राजीव गांधी की सरकार चल रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के मेंटेनेंस का आदेश दिया था। तब राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम समाज के दबाव में आकर इसको परिवर्तित कर दिया। वह चाहते तो यहां पर महिलाओं के बराबरी की बात वह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको यहां पर पलट दिया और ट्रिपल तलाक का मुद्दा वहां से फिर से समाज में आ गया और कई सारी महिलाएं इससे प्रभावित होते हमको दिखाई दी। लेकिन 2017 में जब सायरा बानो केस हुआ, तब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक को हम आपराधिक मामले के अंतर्गत डाल रहे हैं और इसके माध्यम से हम यह कहना चाह रहे हैं कि अब वह दौर आ चुका है जहां पे ट्रिपल तलाक को समाप्त किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि अब आपको इस पर लॉ बनाना चाहिए। तब उस समय देश में कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस पर कानून बनाते हैं। अच्छा, इसका भी खूब खुलकर विरोध हुआ। मुस्लिम समाज में कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि यह बिल एक तरीके से मुस्लिम समाज में धर्म मानने की प्रथा को चोट पहुंचा रहा है और इसके माध्यम से जो मुस्लिम पुरुष हैं उनको परेशान करने की बात यहां पर हमको दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार ने यहां पर बिल पेश किया और शीतकालीन से 2017 में यह बिल आता है लोकसभा में। वहां पर चर्चा होती है और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि जब यह बिल पास हुआ तो लगभग 80% मुस्लिम इस बिल के पास होने से खुश थे। उनको उनको यह पता था कि इसके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण यहां पर किया जाएगा और यह दिखा भी। खासकर मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर इस बिल का समर्थन किया और शायद इस वजह से 2019 में आपको अच्छा खासा मुस्लिम वोट भाजपा की ओर जाते दिखाई दिया होगा, खासकर महिलाओं का। तो यह स्पष्ट है कि जब समाज में आप सुधार करते हैं तो उसका प्रभाव तो पड़ता है। कुछ लोग विरोध तो करते हैं, पर अगर समाज के एक तबके को इससे फायदा हो रहा है तो धीमे धीमे करके समाज इसको स्वीकार कर लेता है। क्योंकि ट्रिपल तलाक के माध्यम से कई सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए थे जो साफ दर्शा रहे थे कि यहां पर महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा था। और अगर आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो आर्टिकल 14 से 18 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, उसमें आर्टिकल 15 यह लिखा हुआ है कि अगर सरकार को यह महसूस हो कि किसी एक पर्टिकुलर लॉ के आधार पर जो महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनको यहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो उस पर लॉ बनाया जा सकता है। तो उसी के आधार पर यह लॉ बनाया गया कि राइट टू इक्वलिटी ज्यादा पावरफुल कानून है एज कंपेयर टू एनी रिलीजियस लॉ। तो साफ बात है, महिलाओं की स्थिति यहां पर मजबूत हुई। ऐसे ही वक्फ बिल को लेकर भी यहां पर बातें उठ रही हैं। कई सारे लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं कि इसके माध्यम से सरकार अपने एजेंडा को साधने का प्रयास करेगी, हिंदुत्व को यहां पर इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेगी, मुस्लिमों को परेशान करने का प्रयास करेगी। लेकिन जब आप
डिटेल रिपोर्ट में जाते हैं तो पता चलता है कि वफ़ के माध्यम से कई सारे ऐसे मुस्लिम समुदाय हैं जिनको पसमानदा कहा जाता है, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। उनकी ज़मीनों को लेकर लगातार विवाद यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और उनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं इस ग्रुप में और महिलाओं की स्थिति भी इसमें बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में वक्फ ट्रिब्यूनल में महिलाओं को डालने की भी बात की है कि यहां पर महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। इससे एक समग्र वहां पर डिस्कशन होगा और किसी को भी मार्जिनलाइज नहीं किया जा पाएगा और इस वजह से यहां पर 2 महिलाओं को भी बोर्ड के सदस्य के फॉर्म में यहां पर ऐड किया गया है। अगर आप यूपी, बिहार और बाकी क्षेत्रों में देखेंगे, वहां पर जो गरीब मुसलमान हैं, उनकी स्थिति वक्फ की वजह से काफ़ी खराब हो रही है। शायद इस वजह से अगर आप इस बिल को लेकर एक पूरे समाज में आप देखेंगे, तो एक पॉजिटिव संदेश जा रहा है कि इसके माध्यम से गरीबों को अधिकार देने की बात यहां पर की जा रही है। शायद यही वजह है कि आपको हर तरफ इसके पक्ष में बोलने वाले लोग अधिक दिखाई देंगे एज कंपेयर टू जो इसके विषय में यहां पर नेगेटिव बातें कर रहे हैं। तो बात स्पष्ट है कि जब आप किसी बिल के माध्यम से किसी समाज के एक सेगमेंट को अपलिफ्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उसकी वजह से समाज में सुधार आपको दिखाई देगा और ट्रिपल तलाक और वक्फ के माध्यम से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी मुस्लिम समाज में, उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। दो ऐसे और यहां पर बिल आए थे जिनको लेकर यह कहा गया कि इससे भारतीय मुसलमान काफी प्रभावित होगा, लेकिन उसका भारतीय मुसलमान से कोई खास मतलब था ही नहीं। इसमें पहला है धारा 370। अगर आप देखेंगे तो धारा 370 मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को यहां पर बताता है। उससे भारत के मुसलमानों का कोई संबंध ही नहीं था, क्योंकि स्पेशल स्टेटस के आधार पर कई ऐसे काम थे जो कि जम्मू कश्मीर में हो नहीं पाए थे। उसमें खासकर आरक्षण का मुद्दा वहां पर था कि वहां पर जो दलित हैं, ओबीसी हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा था और जो लोग वहां से डिस्प्लेस हुए हैं उनको बसाने की भी बात वहां पर हो रही थी। लेकिन आर्टिकल 370 इस पर बहुत बार रोड़ा अटका रहा था। इस वजह से सरकार ने इसको बदला और भारत एक सोवरेन नेशन है। ऐसे में किसी भी ऐसे नियम को यहां पर मंजूरी आप नहीं देंगे जो कि संविधान से ऊपर हो। मतलब पूरे देश में कोई और कानून है और एक जगह पर कोई और कानून है, इसको लेकर तो आप यही बात करेंगे भाई इस कानून की आवश्यकता क्या है। अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 370 और इंडियन मुस्लिम्स, इनके बीच में कोई खास रिश्ता आपको दिखाई देगा नहीं, क्योंकि इससे केवल जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक स्थिति है इसमें परिवर्तन आएगा। इसका मुस्लिम समाज से कोई मतलब था नहीं, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट किया गया था पिछले 70 सालों में कि इससे भारतीय मुसलमान काफी जुड़ा हुआ है, उसका सेंटीमेंट 370 के साथ है, जबकि वह तो एक राजनीतिक मुद्दा है। एक पॉलिटिकल बाउंड्री, एक वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज करने की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसा ही माहौल यहां पर बनाया गया था। अच्छा, उसको जब बदलने की बात हुई तो यह कहा गया कि इससे बहुत दंगे भड़केंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इस समय आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वहां पर अब टूरिज्म बढ़ चुका है, वहां पर लोग जा रहे हैं, वहां पर लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में जब आपके यहाँ लोग आना शुरू करेंगे, वह डर खत्म होगा, तो सीधी बात है आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो आपका डेवलपमेंट यहां पर बढ़ेगा। एक और मुद्दा था सीए का। जी हाँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह भी 2019 के दौर में आया था और इसको लेकर आपको पता है कि भारत में बहुत समस्याएं हुई थी। शाहीन बाग का मुद्दा इसी दौर का रहा है। अगर आप सीए देखेंगे तो सीए के अकॉर्डिंग यह था कि वो लोग जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से प्रताड़ित होकर अगर भारत में आए हुए हैं तो उनको हम यहाँ पर नागरिकता देंगे। अब चूंकि यह नागरिकता देने का कानून था, तो ऐसे में इसका जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़े? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यहां साफ लिखा था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी इन देशों में रह रही है, अगर वो वहां से प्रताड़ित होकर भारत में आए हुए हैं तो इनको यहां पर हम देंगे सिटीजनशिप। लेकिन इसमें सिटीजनशिप देने का कानून था, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया तो इसके माध्यम से भारतीय जो मुस्लिम कम्युनिटी है इनके सिटीजनशिप को यहां पर छीन लिया जाएगा, जबकि दोनों में कोई सेंस यहां पर बन नहीं रहा था। इसको लेकर खतरनाक भ्रम यहां पर फैला था और इस भ्रम की वजह से देश में कई जगहों पर आपको दंगे जैसी स्थिति देखने को मिल गई होगी। तो बात स्पष्ट है, कई बार राजनीतिक कारणों से रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि इससे भारतीय मुसलमान बहुत प्रभावित होगा, लेकिन अगर आप उस समाज में जाकर लोगों से पूछेंगे तो उनकी स्थिति ऐसी कि वह चाहते हैं कि अब उनको मुख्य धारा में लाया जाए। वह चाह रहे हैं कि उनको जॉब, उनको एजुकेशन, इन सब चीजों में इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहां पर उनको मिल पाए, पर स्थिति ऐसी है कि राजनीतिक माहौल में उनको साइडलाइन किया जा रहा है। यह कोशिश होनी चाहिए हर सरकार की, चाहे वो किसी भी पक्ष की हो, कि वह देश के हर नागरिक को मेन फ्रेम में लाने का प्रयास करे, जिससे वह अपना डेवलपमेंट कर सके, ना कि साइड लाइन कर डरा कर किसी के
भूत को दिखाकर यहाँ पर आप उनके डेवलपमेंट को रोक दें। तो स्पष्ट है कि इस बिल के माध्यम से भी जो पसमानदा है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है मुस्लिम समाज की, उनको मेन फ्रेम में लाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, यह थी मेरी बात इस विषय पर। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।